नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग तीसरे चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे आज हम लोग। तो 3.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। देखिए लिखा क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, आपको नीचे कुछ समीकरण युग्म दिया है और पूछ रहा है कौन निकाय संगत है, कौन समीकरण युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत निकाय है तो ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो आपको बस याद होना चाहिए कि कब किसी निकाय को संगत कहा जाता है और कब किसी निकाय को असंगत कहा जाता है। तो एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए जब अद्वितीय हल होता है तो संगत कहा जाता है, जब असंख्य हल होता है तो हम आश्रित निकाय बोलते हैं और आश्रित निकाय को भी हम लोग संगत निकाय कहते हैं, और जब एक भी हल नहीं होता है तो हम उसे अनाश्रित निकाय बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि असंगत निकाय बोलते हैं। और एक बात बता दूं, संगत निकाय कब कब होता है, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है। ये संगत निकाय की कंडीशन है और इस दशा में अद्वितीय हल होता है। फिर संगत निकाय का कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है ना। तो इस दशा में होता क्या है, इस दशा में आपको दोनों रेखाएं समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो निकाय को हम आश्रित निकाय और आश्रित निकाय संगत होता है। तीसरा केस ये होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक है। तब जाकर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात एक भी हल नहीं होता है, और इस दशा में हम समीकरण निकाय को क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, ठीक है। तो यदि ये बात आपको लर्न हो गई है तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए पहला सवाल मैं सॉल्व करूंगा। इसमें दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है ना। इसको जरा सजा कर लिख देते हैं। और इसी में दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है। चलिए इसको स्टैंडर्ड फार्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फार्म का मतलब किस फार्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के फार्म में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, इसको इधर लेकर आइए, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको भी स्टैंडर्ड फार्म में आप लिखिए, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकाला जाए। यहाँ पर A1 माने क्या होता है, पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। B1 में, B1 मतलब क्या, पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और C1 का मतलब क्या होता है, पहले इक्वेशन में अचर पद, अचर पद क्या है, -5। वैसे ही A2 का मतलब आप बता दीजिए, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2। B2 y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में। C2 अचर पद कांस्टेंट टर्म किस में, दूसरे इक्वेशन में क्या है, -10, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। A1 बटा A2 निकाला जाए भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 1। B1 बटा B2 निकालिए, B1 देखिए 1 है और B2 देखा जाए, देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा माफ कर दीजिए। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है A1 बटा A2। तो A1 की वैल्यू 1 है
और हमें b1 की वैल्यू नहीं रखनी थी, a2 की वैल्यू, ये देखिए a2 की वैल्यू यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे ही b1 बटा b2 की वैल्यू निकालिए तो b1 की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर देखिए b2 की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही सेम रेशियो निकालना है c1 और c2 का, तो c1 बटा c2, तो c1 की वैल्यू क्या है -5 है और c2 की वैल्यू ये देखिए c2 की वैल्यू है -10, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा कंडीशन ये सेटिफाई कर रहा है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तीनों ही रेशियो सेम है, तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक होल होते हैं और हमारा जो निकाय होता है वह संगत निकाय कहलाता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जब अनेक हल होता है तो समीकरण निकाय क्या कहलाता है संगत कहलाता है। अतः समीकरण निकाय संगत होता है, संगत होगा। और हमारा जो यह समीकरण निकाय दिया गया है वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा संगत निकाय कहा जाएगा। ठीक है ना, और इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि जब समीकरण निकाय संगत है तो उसको आप ग्राफी विधि से सॉल्व कीजिए। तो ग्राफी विधि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए, अब मैं सॉल्व करूंगा ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से और यहाँ पर हम 2 पॉइंट ज्ञात करते हैं, x और y के लिए 2 पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो चलिए x की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 5, और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा 5। ऐसे ही कम से कम यानी कि मिनिमम हम 2 पॉइंट ज्ञात करते हैं दोनों इक्वेशनों के लिए। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए भी आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना, समीकरण 2 से इसके लिए भी आप ज्ञात कर लीजिए भाई, 2x + 2y = 10 है, ठीक है ना, इसके लिए भी आप ज्ञात कर लीजिए, 2-3 वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, कम से कम 2 आपको ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। एक और ज्ञात कर लीजिए, यदि x की वैल्यू आप 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने 3 ज्ञात किया, इसमें भी आप 3 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 3 ज्ञात कर लीजिए, आपका x की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रखिए, इसमें रखिए 2 भाई। यदि x की वैल्यू 2 इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमने दोनों इक्वेशनों के लिए 3-3 पॉइंट ज्ञात किया है, आप मिनिमम 2 ही पॉइंट ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये हम पॉइंट मान लेते हैं A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये हो गया F। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, यह x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश, ये क्या हो गया y डैश। अब ये मूल बिंदु होता है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम ये चिन्ह खींचेंगे। स्केल से खींचेंगे तो ज़्यादा सटीक आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही कुछ चिन्ह आप लगा लेंगे। ये आ गया। चलिए 0 5 कहाँ पड़ेगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो इस पर y अक्ष पर पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 ये इस पॉइंट को ये मान लीजिए, ये हो गया 0 और 5। 5 0 कहाँ पड़ेगा भाई? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है ना। b मान लीजिए इसको 5 और 0। 2 3 कहाँ पड़ेगा भाई? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ये हो गया, x की वैल्यू 2, ठीक है ना। ये पॉइंट सी हो गया 2 और 3। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। ये हमारा ग्राफ मिल गया। अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं 0 और 5। ये हो गया 0 और 5, ये सी हो गया। 5 और 0 ये डी हो गया, वही सेम बिंदु है। एक का है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू ये क्या हो गई? 4 हो गई। देख लीजिए ये हो गया e, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 और 4, इनको मिलाते हुए आप रेखा खींचिए। क्या हुआ? दोनों रेखाएं क्या आई? समपाती आई, ठीक है ना। तो लिख देंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः समीकरण निकाय का अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। तो इस तरह से हमने ग्राफी विधि द्वारा भी हल कर लिया कि जो समीकरण निकाय दिया गया था उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया है। तो आप क्या करेंगे? a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान आप निकालेंगे। फिर आप कंडीशन लगाएंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो आप कहेंगे कि अद्वितीय हल है और संगत निकाय है, ठीक है। और ग्राफी विधि से हल करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको कई सवाल बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो बाकी के 3 सवाल हैं उनको आप आराम से हल कर लेंगे। एक बात और ध्यान देना है, इसमें कहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना, और असंगत है तो आपको नहीं, ठीक है ना। तो असंगत जब भी आएगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, हल मत कीजिएगा, जैसा ने सवाल ने कहा है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा है। तो चलिए अब तक हम समीकरणों को हल करने के लिए केवल ग्राफी विधि पढ़े हैं, तो इसको भी हम ग्राफी विधि से भी हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए, माना
बाघ की लंबाई बराबर यक्स, बाघ की लंबाई बराबर यक्स और बाघ की चौड़ाई बराबर वाई मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना, प्रश्नानुसार ये कहा है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, ये लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है। तो बराबर कब होगा, जब इसको भी 4 मीटर आप अधिक कर देंगे। यह प्लस वाई है, इधर लेकर आ जाइए, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही देखिए और आगे क्या लिखा है आपको। आगे लिखा है कि बाघ का अर्ध परिमाप 36 है, बाघ का जो अर्ध परिमाप है वह 36 है। ठीक है ना, तो आयताकार बाघ का परिमाप, बाघ का परिमाप बराबर क्या होता है भाई, 2 कोष्टक में लंबाई माने यक्स है प्लस चौड़ाई माने क्या है वाई। तो अर्ध परिमाप की बात किया है, परिमाप की बात नहीं किया है। आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप क्या होगा भाई, अर्ध परिमाप की बात किया है। तो अर्ध परिमाप माने इस परिमाप का आधा और आधा माने 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई। और ये दिया है अर्ध परिमाप आपका कितना है 36 है, कितना है 36। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गया, एक यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 36 मिल गया। ठीक है ना, अब कह रहा है कि बाघ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको इसको हल करना है। तो हल किस विधि से करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है ना, हल करने के लिए और भी विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनफल विधि, वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग केवल उसी विधि को ही अभी तक पढ़े हैं। तो इसको ग्राफी विधि से हल किया जाए भाई। तो ग्राफी विधि से जैसा कि अभी मैंने हल किया था, समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए, यक्स की वैल्यू 0 रखिए। आपको 2 पॉइंट निकालना है, मिनिमम 2 पॉइंट निकालेंगे आप लोग। यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू -4 आएगी, और y की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 2 लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 लीजिए भाई और 2 पॉइंट ज्ञात कीजिए। x और y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पर, y की वैल्यू क्या मिलेगी 36, और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 36 मिलेगी। ठीक है ना, अब इसका आपको ग्राफ खींच लाना है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वैल्यू हैं तो आपको पेपर में इंकित करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप इनकी वैल्यू को छोटा करने के लिए आप x और y के जगह पर कुछ और वैल्यू ले सकते हैं। देखिए मैं लेकर बता रहा हूँ। आप x की वैल्यू 12 ले लीजिए। जब x की वैल्यू 12 ले लेंगे तो यह +12 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो 36 में से 12 घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब थोड़ा छोटी छोटी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, अब इसी तरह से y की वैल्यू 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। तो y की वैल्यू जब 12 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, यानी कि 24 आ जाएगा। अब थोड़ा सा 36 की अपेक्षा ये थोड़ा कम दर्शाना पड़ेगा तो पेपर में थोड़ा सुविधा रहेगा। ठीक है ना, अब आप क्या कीजिए कि ग्राफ पेपर पर, चाहे इस पेपर से भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इक्वरेट, लेकिन आपको जो चिन्ह लगाना है वो इक्वल डिस्टेंस पर लगाना पड़ेगा, स्केल से आपको खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। ये x हो गया,
ठीक है। तो हम लोग अक्ष बनाएंगे। चलिए तो अब इसका ग्राफ खींचा जाए हम लोग। ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये आप जानते ही हैं वाई डैश होता है और ये एक्स डैश। अब देख लीजिए हमारे 24 तक की संख्याओं का काम लगेगा ना, तो 24 से 25 तक हम लोग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 26 तक मैंने कर दिया है। वैसे ही वाई अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 इसमें भी मैंने 25 तक कर दिया। नीचे थोड़ा छोटी छोटी संख्याओं को दर्शाने का काम है तो उतना नहीं मैं दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी हमें y कोई निगेटिव वैल्यू नहीं लिया गया है, x की कोई निगेटिव वैल्यू नहीं लिया गया है, तो इधर भी मैं खींचूंगा लेकिन बहुत कम। ये अब चलिए इन बिंदुओं को अंकित किया जाए। इस बिंदु को मैं a मान लेता हूं, इसको b, इसको c, इसको d में मान लेता हूं। अब 0 -4 कहाँ पड़ेगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। देखिए y एक्सिस पर ऋणात्मक दिशा में 1 2 3 4 ये पॉइंट A है, वह 0 और -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट B है 4 0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये आपका पॉइंट है 4 और 0, इसको मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। अब इससे होकर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये ऐसे मैंने खींचा। अब ये 12 और 24 दिखाना है भाई। x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया और 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गया। अब दोनों पर हम क्या कर देंगे भाई? लंब डाल देंगे। लंब आप स्केल से डालिएगा ताकि बिल्कुल आपका सटीक आंसर मिले। मेरा आंसर इधर उधर हो सकता है। ये पॉइंट हम लोगों का C मिल गया क्या? 12 और 24। इसी तरह से एक और पॉइंट हम खींचेंगे 24 और 12। अब x की वैल्यू 24 लेना है तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितना लेना था? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों का लंब डाल देंगे ऐसे। स्केल से बार बार मैं कह रहा हूं कि आप स्केल से डालेंगे ताकि आपका आंसर एक्यूरेट मिले। ये आपका पॉइंट मिला, D मिला। ये पॉइंट कौन है? 24 और 12। आप इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे आप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जहां पर ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस पर पढ़ेंगे, ग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वह आएगा 20 और क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। थोड़ा मेरे ग्राफ में थोड़ा त्रुटि है तो थोड़ा इधर उधर आएगा, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन फिर भी मेरा भी एक्यूरेट आएगा। देख लेते हैं। आप यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक है ना। तो लंब डालेंगे तो देखते हैं कहाँ आता है। आप लंब डालिए बिल्कुल आराम से। देखिए तो लगभग यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन त्रुटि के कारण ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा 20 पर आएगा, 21 22 23 और 24 यहाँ पर आएगा। त्रुटि के कारण थोड़ा इधर उधर चला जा रहा है, लेकिन जब आप बिल्कुल ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो जो लंब डालेंगे वह बिल्कुल इसी पर आएगा, ठीक है ना। और इधर आप लंब डालेंगे जब आप, तो बिल्कुल कहाँ आएगा? 16 पर आएगा, यहाँ पर आएगा। चलिए फिर भी मैं भी लंब डालूंगा तो लगभग सेम आ रहा है।
यानी कि मेरे भी ग्राफ में जो त्रुटि है वो बहुत मामूली है, ठीक है ना। तो आप चाहेंगे तो ग्राफ पेपर नहीं होगा तो आप स्केल से बनाकर भी ऐसे आप निकालेंगे, ग्राफिकल विधि से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से या तो ग्राफ पेपर हो तो उस पर आप खींचिए या फिर स्केल से बनाकर खींचिए। तो इस तरह से जो हम लोगों का सवाल दिया था, सवाल नंबर हम लोगों का 5वां सवाल था, हम लोगों ने 5वां सवाल को हल कर लिया, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वे कृपया जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक प्रसारित करें और जो भी परेशानी दिक्कत होती है वो कमेंट करके हमें बताएं। बस इन्हीं सभी शब्दों के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।